है एवरीवन। आप सुन रहे हैं कहानी बिलीनियर्स हायर्ड हस्बैंड, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 16। अब तक आपने सुना कि आयांश के मुंह से यह सुनते ही कि माहेश्वरी ग्रुप के सीनियर लॉयर मिस्टर तिवारी भी आयांश से मिले हुए हैं। यहाँ तक कि खुद आयांश को माहेश्वरी विला खुद आयत की ज़िंदगी में भी भेजने वाला वही शख्स है। अंजना गुप्ता ने भी उसका किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। तो उधर दूसरी तरफ अपनी केबिन के अंदर बैठी हुई आयत इस सच्चाई से अनजान इस वक्त किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कुछ सोचते हुए वह अनायास ही खुद में बड़बड़ा उठी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये आयान जैसा दिखने की कोशिश कर रहा है, एक्चुअल में वो वैसा नहीं है। तो फिर वो कौन है? कहीं उसका माहेश्वरी ग्रुप में आना किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, जिसके पीछे हम सब भी बस किसी कठपुतली की तरह नाचते हुए उसके किसी मकसद को कामयाब करते जा रहे हैं। मैं आई कम इन मैम? तभी केबिन के दरवाजे पर खड़े होकर रेहान ने कहा था, जिसे देख आयत भी अपनी सोच से बाहर आ चुकी थी। रेहान अंदर आओ, आयत ने कहा, जिसके जवाब में रेहान भी अपनी गर्दन को थोड़ा झुकाते हुए अंदर उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था। जिसे देख आयत ने आगे कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही रेहान अपनी दोनों हथेलियों को आपस में बांधते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, लाख कोशिशों के बाद भी मैं मलिक के बाकी शेयर्स की डिटेल्स, यहाँ तक कि उनके शेयर होल्डर्स तक की भी डिटेल्स नहीं निकाल पाया। जहाँ रेहान का इतना कहना था कि अब तक आयत की भौवें भी आपस में सिकुड़ती हुई नजर आने लगी थी, तभी रेहान ने आगे कहा, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मलिक चीज़ों को इतनी प्राइवेसी में क्यों रख रहे हैं। इट्स ओके रेहान, अब मुझे उन मलिक से कोई लेना देना नहीं है। फ़िलहाल तुम मुझे इस शख्स की सारी डिटेल्स ला कर दो। इतना कहते हुए आयत ने रेहान के सामने अपना फ़ोन रख दिया था, जिसके स्क्रीन पर आयांश की फ़ोटो देखते ही रेहान थोड़ा चौंक सा गया था। आंखों में एक हैरानी साफ नज़र आ रही थी। मैम, ये शख्स, ये मेरा हस्बैंड है। आज सुबह ही हम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानते हुए 7 फेरे लिए हैं, आयत ने आगे कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन रेहान, जो अब तक हैरान था, अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मैम, अचानक से लेकिन वो इसके आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही आयत ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, कब, क्यों और कैसे का वक्त नहीं है रेहान। फ़िलहाल जितनी जल्दी हो सके तुम मुझे इस शख्स की पूरी डिटेल्स ला कर दो। बाकी इसके बारे में जितना मैं जानती हूँ वो ऑलरेडी तुम्हें मैसेज कर चुकी हूँ। इस बार आयत की बातों को सुन रेहान ने तुरंत अपने पॉकेट में रखे अपने फ़ोन को बाहर निकाल लिया था। ओके मैम, मैं जल्द ही इस बारे में सारी डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। और काफ़ी जल्दबाजी में उस केबिन से बाहर निकल गया था। लेकिन तभी अचानक से सामने से आ रही रूही से वो काफ़ी बुरी तरह से टकरा भी चुका था। यहाँ तक कि सामने से आ रही रूही का भी ध्यान रेहान पर नहीं गया था, जिस वजह से वो पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि उससे पहले ही रेहान उसकी कलाई को पकड़ते हुए उसे खुद के करीब खींच लिया था, जिसके ऐसा करते ही जैसे वो वक्त भी एक क्षण के लिए ठहर सा गया हो। तो वही रूही और रेहान की नज़रें भी एक क्षण के लिए एक दूसरे पर ही ठहर चुकी थी। लेकिन अगले ही पल दोनों के चेहरों के एक्सप्रेशंस अचानक से बिगड़ते हुए काफ़ी जल्दबाजी में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। जहाँ इस वक्त रूही के चेहरे पर एक सख्ती साथ में हल्के गुस्से के भाव साफ नज़र आ रहे थे, तो वही रेहान, जिसकी आंखों में रूही के लिए खास फीलिंग नज़र आ रही थी, तभी उसने कहा, तुम ठीक हो? लेकिन वही रूही, जो सख्ती में ही उसके बगल से गुजरते हुए खुद में जैसे बड़बड़ा उठी थी, हाँ, मैं धोखेबाजों से बात नहीं करती। और वहाँ से आगे बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से रेहान ने उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, आखिर मेरी गलती क्या है रूह? पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ तुम, इसका कारण भी तुम खुद से क्यों नहीं पूछते? इतना कहते हुए रूही ने अपनी कलाई से उसकी पकड़ को झटक दिया था, जिसे देख रेहान आगे कुछ कहता उससे पहले ही रूही काफ़ी जल्दबाजी में केबिन के अंदर चली गई थी। जहाँ उसे ऐसे जाते देख रेहान के आंखों कोरों पर एक नमी सी ठहर आई थी, लेकिन अगले ही पल अपने सिर को झटकते हुए उसने अपने उन आंसुओं को अंदर ही छिपा लिया था, या फिर उस वक्त उसे खुद से ज़्यादा अपनी इस फीलिंग से ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट थी। इस वजह से काफ़ी जल्दबाजी में एक बार फिर से वह अपना फ़ोन बाहर निकालते हुए उसे अपने कान से लगा लिया था। हेलो, इस वक्त आप कहाँ हैं? हमें अभी इसी वक्त मिलना होगा।
कॉल आंसर होते ही रेहान ने कहा था और एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए वो वहाँ से आगे भी बढ़ गया था। तो था दूसरी तरफ मुंबई में ही एक छोटा लेकिन काफ़ी खूबसूरती के साथ सजा एक घर, जिसके एक कमरे के अंदर एक सोफे पर बैठा आयांश काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा था। तो वही उसके सामने ही लगभग 35 वर्ष का नौजवान अपनी हथेलियों को आपस से बांधे शांत खड़ा था, जिसके कुछ देर तक ऐसे ही चुप रहते देख आयांश ने अब तक अपने सिर को झटक दिए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब तक मैं तुम्हें बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ संजीव, क्योंकि अभी तक तुमने मेरा एक काम भी ठीक से नहीं किया है। इनफैक्ट आगे भी तुमसे आई एम सॉरी सर, मैंने अपने तरीके से पूरी कोशिश की है, लेकिन अब तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि उस रात लोनावला में आपके साथ हुए उस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है। उस शख्स यानी कि संजीव ने कहा, लेकिन उसे सुनने के बाद आयांश के चेहरे पर कुछ खास तसल्ली देखने को नहीं मिली थी। जिसे देख उस शख्स ने आगे कहा, सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने अपने स्तर से पूरी कोशिश की है, लेकिन सर आप कहें तो एक बार इस मामले में हम बड़े सर की मदद ले सकते हैं। लेकिन तभी आयांश की घूरती नज़रों को खुद की तरफ देखते हुए पाकर उस शख्स ने तुरंत अपनी नज़रों को झुका लिया था। सॉरी सर, मैं बस। जहाँ अभी उस शख्स ने इतना ही कहा था कि तभी किसी ने कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक दे दी थी, जिसकी आहट पाकर आयांश के साथ साथ खुद संजीव की भी नज़रें उस तरफ घूम चुकी थीं। जहाँ दरवाजे पर खड़े रेहान को देख वो दोनों नॉर्मल ही थे, लेकिन रेहान काफ़ी जल्दबाजी में आगे बढ़ते हुए संजीव के बाजुओं पर हल्की चपत लगा दी थी, जिसे देख संजीव अपने मुंह को काफ़ी बुरी तरह से बिगाड़ते हुए रेहान को कुछ कहने वाला था कि उससे पहले ही रेहान ने अपना फ़ोन आयांश के सामने रखते हुए कहा, एक बैड न्यूज़ है, मिस आयत को आपकी आइडेंटिटी पर थोड़ा शक हो रहा है। जहाँ उसका इतना कहना था कि आयांश की भवें तन चुकी थी, तो वही संजीव भी अब तक थोड़ा परेशान नजर आने लगा था। तभी रेहान ने आगे कहा कि शायद उनका मानना है कि आप जैसा दिखते हो या दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वास्तव में आप कुछ और हो, या फिर आपकी पहचान कुछ और है। इस बार अपनी बातों को कहते हुए रेहान भी थोड़ा परेशान नजर आने लगा था। तो वही संजीव भी, जिसके चेहरे पर अब तक घबराहट की लकीरें साफ नजर आने लगी थी, हैरानी में एकटक वो आयांश को ही देख रहा था। लेकिन आयांश, जिसकी आंखों में एक चमक थी, तो वही होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसे देख वह दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी एक नज़र पास से खड़े संजीव की तरफ देखते हुए रेहान ने कहा, सर आप इतने नॉर्मली एक्ट कैसे कर सकते हैं, जबकि मेरा तो ये सोच सोच कर सिर में दर्द हो चुका है कि अब मैं मिस आयत को क्या जवाब दूंगा। लास्ट टाइम उन्होंने मुझे मलिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, जिसमें भी मैं ऑलमोस्ट फेल ही हुआ था, लेकिन वो तो शुक्र है कि आज आपने उनसे शादी कर ली, जिस वजह से उनका ध्यान भी अब मलिक की तरफ से डाइवर्ट हो चुका है। अदरवाइज आज तो मेरा माहेश्वरी ग्रुप में लास्ट डे होने से कोई नहीं बचा सकता था। एक दिन और सही रेहान, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें माहेश्वरी ग्रुप से बाहर जाना ही होगा। होठों पर तिरछी मुस्कान लिए हुए संजीव ने कहा, जिसकी बातों पर अब तक रेहान की भौवें सिकुड़ चुकी थी, जैसे वह संजीव की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। तभी संजीव ने आगे कहा, आज तो तुम बच गए, लेकिन अगर कल तक तुम सर की डिटेल अपनी मैडम तक लेकर नहीं गए फिर क्या होगा। जहाँ इस बार रेहान के चेहरे पर एक चिढ़न साफ नजर आने लगा था, जो शायद संजीव के लिए ही था, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही उन दोनों की बातों को बीच में काटते हुए आयांश ने कहा, कम ऑन गाइस, आज मेरी शादी हुई है और तुम दोनों मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने की बजाय चेहरे पर 12 बजा कर बैठे हो। व्हाट काइंड ऑफ, आई एम सॉरी सर, आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जर्नी। रेहान का इतना कहना था कि आयांश अपनी जगह से वापस खड़े होते हुए कहा, ऑल राइट, तुम दोनों भी अब मेरे किसी काम के नहीं रहे, लगता है अब अपना काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा, और अपनी जगह से आगे बढ़ गया था। जिसकी बातों को सुन संजीव थोड़ा घबराते हुए उससे कुछ कहना चाहा था कि उससे पहले ही आगे बढ़ते हुए आयांश ने कहा, सिर्फ 2 दिन, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है संजीव। अगर इन 2 दिनों में तुम मेरे उस एक्सीडेंट की मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाए तो तीसरे दिन अपनी शक्ल भी मत दिखाना। और खुद उस छोटे से घर से बाहर निकल गया था। लेकिन उसकी बातों को सुन संजीव एक खौफ से थूक निकलते हुए नजर आने लगा था।
तभी उसके कानों में एक ठहाकों की आवाज़ गूंज उठी थी। नजरें घुमाकर पाया तो बगल में हंसते हुए रेहान को देख उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थीं, जिसे देख रेहान भी अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, आई एम सॉरी ब्रो। वो क्या है ना, अब तक सिर्फ सुना था कि वक्त कभी भी पलट सकता है, लेकिन आज देख भी लिया। मेरा अभी माहेश्वरी ग्रुप में कितना दिन बचा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, ये तो अभी से तय हो चुका है। जिसे सुनते ही इस बार संजीव के चेहरे पर एक चिढ़न के भाव साफ नजर आने लगे थे, और तभी वह गुस्से व झुंझलाहट में ही अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से काफ़ी जल्दबाजी में बाहर निकल गया था। शाम का वक्त माहेश्वरी ग्रुप में लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी काफ़ी सन्नाटा सा पसरा हुआ था। हॉल में एक सोफे पर बैठे जगदीश माहेश्वरी इस वक्त काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। तो वहीं उनके पास ही खड़ी अंजना गुप्ता, जो सामने ही बैठे राकेश गुप्ता वो बसंत के साथ साथ सुलोचना को कुछ इशारे कर रही थी, लेकिन उनको इशारों पर उन तीनों ने अपनी गर्दन नाम में हिला दिया था, जैसे वो तीनों अंजना गुप्ता की बातों को मानने से इनकार कर रहे हों। इस वजह से अंजना एक घूरती नज़र के साथ पास बैठे जगदीश माहेश्वरी की तरफ घूम गई थी। बाबूजी, अगर आप इस तरह से चिंतित रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। दोपहर में भी आपने कुछ नहीं खाया था, और अभी से भी अगर आप। मेरी फिक्र मत करो बहू, मैं ठीक हूँ। तभी उनकी बातों को बीच में काटते हुए जगदीश माहेश्वरी ने कहा, लेकिन उनकी बातों पर वापस से अंजना कुछ कहती उससे पहले ही इस बार उनकी बातों के बीच में पड़ते हुए सुलोचना ने कहा, झूठ कहूँ तो कौवा काटे, लेकिन इस तरह से खुद को तकलीफ देने से भी क्या हो जाएगा पिताजी। आपकी लाडली को जो मनमानी करना था वो तो कर चुकी है, पता नहीं किस सड़क छाप से शादी करके। जुबान संभाल कर मौसी जी। अभी सुलोचना अपनी बातें पूरी कर पाती उससे पहले ही माहौल में गूंजती इस आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। यहाँ तक कि सुलोचना की बाकी बातें भी उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। तभी सामने से अंदर आते हुए आयत को देख सभी एक क्षण के लिए चौंक से गए थे। तो वही आयत जो इस वक्त काफ़ी सख्त नज़र आ रही थी, सुलोचना के सामने खड़ी होते हुए आगे कहा, वो कोई सड़क छाप नहीं, मेरा पति है, और ध्यान रहे किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की या फिर उसके लिए किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहते हुए आयत ने एक नज़र वहाँ मौजूद सभी की तरफ देखा और खुद के कदम आगे की तरफ बढ़ा दिया था, लेकिन एक कदम आगे बढ़ते ही अचानक से उसके कदम एक बार फिर से अपनी जगह पर ही रुक गए थे, और अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, और एक बात, जिससे भी मेरी ये सीधी और सरल भाषा समझ में ना आई हो, उसके लिए माहेश्वरी विला के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। वो जब चाहे बाहर जा सकता है। इस बार आयत का इतना कहना था कि वहाँ मौजूद सभी की आंखें चौंकते हुए बड़ी हो चुकी थी। यहाँ तक कि खुद जगदीश माहेश्वरी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान नजर आने लगे थे। तभी वह अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, आयु, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मेरा एक ही जवाब है नानू, जो कभी नहीं बदल सकता। बाकी यहाँ के लोग जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं, उनके लिए उतना ही अच्छा होगा। एक बार फिर से बाकियों के ऊपर अपनी नज़रों को दौड़ाते हुए आयत ने कहा, और तुरंत ऊपर जाने वाली सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। लेकिन पीछे रह गए जगदीश माहेश्वरी, जो अपनी जगह से अब तक लड़खड़ा चुके थे, जिन्हें देख अंजना गुप्ता के साथ साथ सुलोचना भी काफ़ी तेजी में उन्हें सहारा देने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ी थी। तो उधर आयत कमरे के अंदर जाते ही काफ़ी बुरी तरह से चौंक चुकी थी, क्योंकि आज से पहले तक बेरंग नज़र आ रहा उसका कमरा काफ़ी रंगों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उसके कमरे की खिड़कियों से लटक रहे उसके पर्दे भी काफ़ी रंगीन, और उससे बड़ी बात कि इस वक्त उसका पूरा कमरा गुलाब की पंखुड़ियों व कई खुशबूदार मोमबत्तियों से सजा हुआ था, जिन्हें देखते ही एक क्षण के लिए आयत को एहसास हुआ था कि शायद वो किसी और के कमरे में आ चुकी है, और वो वहाँ से पीछे मुड़ते हुए बाहर की तरफ जाना ही चाहा था कि उससे पहले ही पीछे से उसकी कमर में अपनी बाहों को फंसाते हुए आयांश ने उसके कंधों को अपने होठों से चूम लिया था। व्हाट हैपेंड वाइफी, सजावट पसंद नहीं आया? डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी।
लेकिन हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।